हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी ई-विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का नवा पाठ सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है, तो सजीवों की विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, अनुकूलन हम समझ चुके हैं। आज हम जानेंगे जीवों के आवास के बारे में। ठीक है, तो आवास क्या होता है? आवास मतलब हुआ एक घर या रहने की कोई भी जगह। जैसे शेर जंगल में रहता है तो जंगल उसका आवास है। इसी तरह सांप अपने बिल में रहता है तो सांप का आवास क्या है? उसका बिल। ठीक है, इसी तरह से जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीव जंतु रहते हैं वो ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं तो वो उनका आवास है। ठीक है, तो आवास मतलब कोई भी ऐसी जगह जहां पर जीव रह सकता है। जैसे चिड़िया अपने घोंसले में रहती है तो वो उसका आवास है। ठीक है, तो किसी भी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। ठीक है ना। फिर अपने भोजन के लिए वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव किस पर निर्भर करेगा? अपने आवास पर ही निर्भर करता है। जैसे शेर जंगल में रहता है तो वो अपनी सभी प्राथमिक जरूरतों के लिए किस पर निर्भर है? जंगल पर निर्भर है। भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा है? उसे अपने जंगल से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर वायु जंगल से प्राप्त हो रही है। बाकी रहने की स्थल यानी कि गुफा वगैरह जो भी वो इस्तेमाल करता है या कोई ऊंचा पेड़ वो भी वो जंगल से ही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वायु, शरण स्थली वगैरह के लिए कोई भी जीव अपने आवास पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आवास का मतलब तो हम समझ ही चुके हैं कि वास स्थान या एक घर। ठीक है, जैसे कि इसके नाम के पीछे ये वास स्थान मतलब रहने की जगह यानी कि एक घर। ठीक, अब आवास की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या होती है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के आवासों में पौधे और जंतु एक ही साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं जंगल को ले लेते हैं, तो जंगल में देखिए, जंगल में पेड़ पौधे भी हैं, वनस्पतियां भी हैं और साथ में विभिन्न प्रकार के जीव भी हैं। ठीक है, और पारस्परिक संबंध की मदद से दोनों एक ही स्थान पर आराम से रहते हैं। ठीक है, तो ये एक आवास की विशेषता है कि किसी भी आवास में, चाहे आप किसी मरुस्थल को ले लें, ठीक है, फिर चाहे आप किसी घास के मैदान को ले लें, चाहे आप किसी घने जंगल को ले लें, वहां पर रहने वाले जीव और पेड़ पौधे दोनों एक साथ रहते हैं। बस एक आवास जो है वो दूसरे आवास से कुछ कुछ चीजों में भिन्न होता है। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे भिन्न हो सकता है, उस आधार पे वहां पर पाए जाने वाले जीव और वनस्पतियां अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव, वहां की वनस्पतियां अलग होती हैं और गहरे वनों में पाए जाने वाले जीव और वहां की वनस्पतियां बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, तो आवास जो है वो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक ही आवास में वनस्पतियां और जीव एक साथ रहते हैं। ये आवास की विशेषता है। अब देखते हैं कुछ विभिन्न आवासों के उदाहरण जिनको जंतु प्रयोग करते हैं रहने के लिए। जैसे समुद्र की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो बिल्कुल नए तरह की होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो जंतु रहते हैं वो और वहां के पेड़ पौधे विभिन्न होते हैं। फिर इसी तरह से फॉरेस्ट या जंगल की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, अलग प्रकार के पेड़ हैं, वहां पर अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग प्रकार का जीवन देखने को मिलता है। इसी तरह डेजर्ट या रेगिस्तान बिल्कुल अलग प्रकार का है और इसी तरह ग्रासलैंड या घास के मैदान एक अलग प्रकार का आवास है। ठीक है, तो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर जीवों के जो आवास है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आवासों का वर्गीकरण। हम कितने प्रकार से आवासों को वर्गीकृत कर सकते हैं? तो मुख्यतः आवासों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं दोस्तों। एक होते हैं स्थलीय आवास और दूसरे होते हैं जलीय आवास। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे स्थलीय आवास के बारे में। ठीक है, मोटे तौर पर तो दो ही प्रकार के आवास हुए ना, एक ऐसे जहां पर जमीन है और दूसरे ऐसे जहां पर पानी है। फिर आगे चलकर हम इन स्थलीय आवासों को और जलीय आवासों को भी और वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे जलीय आवासों को हम डेजर्ट यानी कि मरुभूमि में, फिर उसके बाद जंगल, फिर घास के मैदान, इस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। और जलीय आवासों को हम तालाब, ठीक है, फिर इस तरह समुद्र, फिर नदी, ये भी, इनको भी हम इस तरह से और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः आवास दो प्रकार के होते हैं, जलीय आवास और स्थलीय आवास। तो पहले जानेंगे स्थलीय आवास के बारे में। ठीक है, स्थल मतलब भूमि, तो स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को क्या कहेंगे?
स्थलीय आवास कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण हो गया वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। अब क्या है, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले स्थलीय आवासों में भी बहुत विषमताएं पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वन है तो भारत के वन और अफ्रीका के वन एक से होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्थलीय आवासों को हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार यानी विभिन्न देशों के, विभिन्न प्रदेशों के एक से स्थलीय आवासों में भी बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत के वन अलग होंगे, अफ्रीका के वन अलग होंगे, ऑस्ट्रेलिया के वन अलग होंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पे आवासों में विभिन्नता पाई जाती है। फिर चाहे वो स्थलीय आवास हो, चाहे वो जलीय आवास हो, वहाँ का जनजीवन यानी कि वहाँ का जो भी जीव है, वहाँ के जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे जलीय आवास के बारे में। तो जलीय आवास क्या होगा, ये भी स्थलीय आवास की तरह आराम से समझ में आ रहा है कि जहाँ पर पौधे और जंतु जल में रहते हैं वो जलीय आवास कहलाता है। अब जलीय आवास के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जलाशय, दलदल, झील। मैंने कहा था ना आपको कि जलीय आवास को भी हम फिर आगे और भागों में बांट सकते हैं, तो ये सब जलीय आवास के उदाहरण है। ठीक है, जलाशय, दलदल, झील, नदियां, समुद्र, ये सब जलीय आवासों के उदाहरण है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि हैं तो ये सारे जलीय आवास, लेकिन इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे और फिर इसके अलावा जीव जंतु सब एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो अब क्या है, जिस तरह हमने देखा था कि स्थलीय आवासों में विषमताएं पाई जाती हैं, इसी तरह सभी प्रकार के जलीय आवासों में, चाहे फिर वो जलाशय हो, दलदल हो, झील हो, नदियां हो, ठीक है, समुद्र हो, इनके जीवन में भी बहुत ज्यादा विषमताएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा जलीय और स्थलीय आवास के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ प्रमुख स्थलीय और जलीय आवासों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।